इंडिया के कुछ रिपोर्टरों का डेलीगेट्स पाकिस्तान गया था कुछ मुद्दों को लेकर। उस मुद्दों पर बातचीत करनी थी, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने बैठते ही जैसे ही माइक लिया, कहा कि सर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब वो कहानी सुनाने वाली बात आई तो सबके सब वहाँ पर मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पर दो देशों के बीच में बात चल रही है और एक कहानी सुनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मुद्दों पे तो अक्सर बात होती रहती है, उस पर काम होता है नहीं होता है, लेकिन ये कहानी आपको ज़रूर सुन लेनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी ओके कर देते हैं, कहते हैं ठीक है आप सुनाइए। कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद वो खुद भावुक हो जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद लगभग 2 या 3 सप्ताह का वक्त लगता है और उस कहानी का जब अमली जामा पहनाया जाता है, वो कहानी अपने अंत की ओर आती है। तो ये कहानी अब केवल पाकिस्तान में नहीं सुनी गई थी, बल्कि 2 मुल्कों में सुनाई जाती है। और ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसा कोई टेलीविज़न नहीं, ऐसा कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस कहानी को नहीं सुना गया। उस कहानी को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनने के बाद शायद आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि ऐसी कहानियाँ तो अक्सर या तो किताबों में होती हैं या फिर फिल्मों में होती हैं, रियल में कम होती हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत का एक शहर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हामिद अंसारी होता है। माँ बाप ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, पहले बीटेक कराया और बीटेक के बाद उस लड़के का मन किया कि उसे एमबीए करना चाहिए। उन दिनों हर इंसान की ज़िंदगी में, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में कह सकते हैं कि फेसबुक ने दस्तक दी थी। शुरुआती दौर चल रहा था, हर कोई फेसबुक के बारे में इतनी गहराई से नहीं जानता था, कम ही लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये लड़का क्योंकि बीटेक इंजीनियर था और साथ ही ये एमबीए किया हुआ था और मैनेजमेंट पढ़ाया करता था। माँ इसकी वाइस प्रिंसिपल थी, तो पिताजी इसके बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन ये लैपटॉप पर जब फेसबुक के पन्ने लगातार पलट रहा था, तो पन्ने पलटते पलटते एक इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को ये स्वीकार कर लेता है। लड़की का नाम होता है नादिया। नादिया के बारे में वो जानता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब दोनों अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सुख अपने दुख के बारे में बहुत सारी बातें करने लगे। बात करते करते उन दोनों की दोस्ती अब ज़्यादा गहरी हो जाती है। जब मौका मिलता था, अब एक दूसरे को इंतज़ार रहता था कि कब वो ऑनलाइन आएगी या ऑनलाइन आएगा और कब वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बातचीत कुछ ऐसी होती, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना, तुम्हारे घर में कौन है, परिवार में कौन है, इस तरह की जानकारियाँ एक दूसरे से जुटा रहे थे। और जानकारी जुटाने में लगभग 1 महीने या 1.5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि चैटिंग जो होती थी वो रोज़ रोज़ नहीं होती थी, हफ्ते में या 15 दिन में होती थी, इसलिए महीनों का समय लग जाता है। और जब गहरी दोस्ती होती है, तब गहरी दोस्ती होने के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से ये मुंबई का लड़का हामिद अंसारी बातचीत कर रहा है, दरअसल वो लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है। पाकिस्तान का एक इलाका है पेशावर, और वहाँ का खैबर पख्तूनख्वा कोहाट एक जगह है, वहाँ की वो लड़की रहने वाली थी। अब इसे इस बात का एहसास बाद में हुआ, लेकिन ये एहसास तब तक तो इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने की बातें करने लगते हैं। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था और चलते चलते एक दिन उस लड़के को ये पता चलता है कि जिस लड़की से वो बातचीत कर रहा है, इस लड़की से शादी करना चाहता है, इस लड़की के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। तभी ये एक व्यक्ति से जाकर मुलाकात करता है और कहता है कि साहब मुझे पाकिस्तान का वीज़ा दिलवा दीजिए, मुझे पाकिस्तान जाना है और मुझे अपनी मोहब्बत से, मुझे अपने प्यार से मिलना है। लेकिन प्यार से मिलना तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। वो चक्कर पे चक्कर काटना शुरू कर देता है, लेकिन उसको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता है। इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहा था और धीरे धीरे वक्त भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जब महीना अक्टूबर का या उससे पहले सितंबर या अगस्त का महीना चल रहा था, तभी से पता चलता है कि इस लड़की के जो घर वाले हैं, इस लड़की की शादी करने वाले हैं। जिस इलाके में, जिस कबीलाई क्षेत्र में ये रहती थी, उस कबीलाई क्षेत्र के अंदर न केवल आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि वहाँ पर लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। अब इसे को लगने लगा, लड़की को अगर उसकी शादी इस लड़के से नहीं होती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तभी वो कहती है कि मुझे आप यहाँ आओ
और यहाँ से लेके हिंदुस्तान चले जाओ, मैं आपके साथ हिंदुस्तान की सरजमी पर रहूँगी, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अब इधर ये वीज़ा की कोशिश कर रहा है, वीज़ा मिल नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में करे तो क्या करे। तब एक सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं जिनका नाम जतिन देसाई होता है। सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो एक काम और भी करते हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तानों की जेल के अंदर बंद हैं, उन पर वो काम करते हैं ताकि वो बेकसूर लोगों को जेल से छुड़ाया जा सके। साथ ही वो काम करते हैं कि पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद ऐसे हिंदुस्तानियों को, ऐसे लोगों को जो बेकसूर हैं और बेवजह वो वहाँ की जेलों में बंद हैं, उस पर भी वो काम करते हैं। तभी इस लड़के को ये पता चलता है, हामिद अंसारी को, कि अगर जतिन देसाई से मुलाकात की जाए तो कितना आसान हो जाएगा। जतिन देसाई जब इसकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें हंसी आती है। वो कहते हैं कि तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और काबिल बनाया है, तुम्हें यहाँ इन सब बातों में न पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। लेकिन अब वो लड़का नहीं जानता था कि अक्टूबर का महीना आता है और अक्टूबर के महीने में उस लड़की के जो और दोस्त होते हैं ये मैसेज देते हैं कि इसके घर वाले इसकी ज़बरदस्ती शादी करने वाले हैं, तुम अगर इसे लेने नहीं आए तो देख लेना इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जब ये वाली बात लड़का सुनता है तो लड़का परेशान हो जाता है। वीज़ा मिल नहीं रहा था, उसने एक प्लान बनाया और प्लान वो वाकई बहुत भयानक होता है। प्लान की जो भनक थी उसको पाकिस्तान के उन लड़कों से, उन दोस्तों से मिलती है जो उस लड़की के जो एक एक खबर उसको देने लगे थे। अब क्योंकि इन लोगों की बातचीत फ़ोन पर भी होने लगी थी। यहाँ से प्लान बनाता है, मुंबई से फ़्लाइट पकड़ता है अफ़गानिस्तान की और जाकर काबुल में उतर जाता है। और काबुल में उतरने के बाद वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने लगता है। सीधा पहुँचता है जलालाबाद और जलालाबाद से तोखम के रास्ते होते हुए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, कोहाट एक जगह है जहाँ पर ये लड़की रहती थी। अब लड़की इससे महज 4 किलोमीटर दूर होती है। वो दोस्त पहले ही इसको मिल जाते हैं, इसको कुछ ऐसे दस्तावेज़ देते हैं, बेसिक दस्तावेज, जैसे कि ये पहचान हो सके कि ये लड़का अब पाकिस्तान का है, उसको दिक्कतें ना हो, उसको परेशानी ना हो। 3 दिन तक वो होटल में रुकता है। तीनों दोस्त जो थे वो मदद कर रहे थे पाकिस्तानी। और अचानक ही यहाँ से लड़की से मिलने के लिए चलने लगता है, सफ़र तय करने लगता है। महज 4 किलोमीटर का रास्ता था, उसको तय करना था। इससे पहले कि वो रास्ता तय करता तो पता चलता है कि रास्ते में पुलिस खड़ी हुई है। जो लोकल की पुलिस थी, उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसके ऊपर बंदूकें तान दी जाती हैं। कहते हैं पुलिस कि हमें तुम्हारा इंतज़ार था। अब वो लड़का समझ नहीं पा रहा है। तब उसे यह बताया जाता है कि जो 3 मदद कर रहे थे उन्हीं में से एक ने ही तो तुम्हें पकड़वाया है। अब इससे पूछा जाता है कि तुम जो जासूस हो, क्या बात नहीं, क्योंकि इसके पास जो दस्तावेज मिलते हैं उसमें इंडिया का कोई दस्तावेज होता ही नहीं है। वो दस्तावेज पाकिस्तान के थे और वो भी नकली थे, फर्जी दस्तावेज जब इसके पास होते हैं। रहने वाला इंडिया का है और वहाँ पहुँच जाता है तो जाहिर सी बात है उस देश में हलचल मचना तय था। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित होती हैं कि हमने एक इंडिया के जासूस को पाकिस्तान के इसने कोहाट में पकड़ा है, और इस तरह से हंगामा होता है। लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगती हैं। शुरुआत में 3 दिन इसको एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां खाना पीना वहाँ वगैरह कुछ तो था नहीं, और इसके साथ मार पिटाई होनी शुरू हो जाती है। बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। सब पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, किस बात की जांच पड़ताल करने के लिए आए हो, क्या है तुम्हारा मकसद, कितने साथी हैं तुम्हारे, उनके बारे में बताओ। अब इसका कोई साथी होता तो बताता। वो अपनी कहानी बताता है कि मुझे एक लड़की से फेसबुक पर प्यार हो गया था, उस लड़की से मैं मिलने के लिए यहाँ पर नादिया से आया हूँ। अब नादिया के बारे में आप पता कर लीजिए, उससे बातचीत कर लीजिए। उसने सारे सबूत अपने दिखाए, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ से पुलिस इसको आईएसआई को सौंप देती है। जैसे ही आईएसआई को सौंपा जाता है उसके बाद इस पर ज़्यादतियों का दौर फिर ज़्यादा शुरू होता है। 7 दिन तक एक ही जगह पर खड़ा होना था, ना सोना था, खाने को जो मिल रहा था सो मिल रहा था, सोना नहीं था, खड़े रहना था। ऐसा सीन आपने पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन ये इसकी ज़िंदगी का रियल सीन था। जब जब ये गिरने की, ये सोने की कोशिश करता था, तब तब इस पर मार पड़ती थी और वो भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता था। इसी मारपीट के दौरान कुछ ऐसा डंडा, कुछ ऐसी चीज़ इसकी एक आँख में लग जाती है और उस आँख का जो कह सकते हैं कि एक पर्दा था, जो सब रेटिना जो भी है बोलते हैं उसको, वो पूरी तरह से फट चुका था, बेकार हो चुका था, दिखना भी बंद हो गया था। वहाँ की जेल में इसका इलाज भी कराया गया, वहाँ की सरकार ने इलाज भी कराया, लेकिन उसकी आँख वो जब तक ठीक नहीं हो पाई, शायद आज तक भी ठीक नहीं है उस मात्रा में। अब इसको एक ऐसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है जो जेल ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे थी। वहाँ पर ये लगभग 39 महीने तक रहता है। ना दिन का पता है, ना रात का पता है।
24 घंटे में एक बार बाथरूम जाना है, 24 घंटे में एक ही बार उसको शौच के लिए जाना है। खाना भी वहीं पे मिल रहा है, सोना भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। कम से कम 15-15 दिन, एक महीना हो जाता था, नहाने का अवसर ही नहीं मिलता था, मौका ही नहीं मिलता था। वहाँ पर रोने के सिवा कुछ था ही नहीं। उसको लगता था कि जैसे ज़िंदगी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। इधर घर वालों को इसने कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना बताया था, काबुल के एयरलाइंस में उसकी नौकरी लग गई है, नौकरी करने के लिए जा रहा है। माँ बाप से जब संपर्क टूट जाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बेइंतहा परेशान। जबकि उधर इसके बड़े भाई खालिद अंसारी की शादी होनी थी। अब शादी को इसका भाई इसलिए टाल देता है, कह देता है कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगी। भाई है कहाँ, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबानी हुकूमत हावी थी उस टाइम पे भी और आज भी हुकूमत हावी है, तो इस हिसाब से उसका वहाँ पर वो ज़िंदा भी है, नहीं है, कहाँ है, सब लोग यही सवाल जानना चाहते थे। घर वाले बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने इसके लैपटॉप के जो ये फेसबुक होता है उसके पन्ने पलटना शुरू करते हैं, तो पता चलता है मैसेंजर के माध्यम से ये एक लड़की से कांटेक्ट में था, उस लड़की से बातचीत क्या करता था। उस लड़की का नंबर तो वहाँ पर कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या उसने अपने सारे अकाउंट को बंद कर दिया था, लेकिन चैटिंग इसके लैपटॉप में मौजूद थी। और वहीं से घर वालों को पता चलता है कि पाकिस्तान की किसी लड़की से ये मोहब्बत कर बैठा है और उस लड़की से मिलने के लिए वादा कर बैठा है। और उससे ये भी उसी मैसेंजर के माध्यम से घर वालों को, माँ और उसके पापा को ये पता चलता है कि ये अब पाकिस्तान गया है अफ़गानिस्तान के रास्ते से होकर। इसकी ज़िंदगी का अब ये उधर ये बंद हो जाता है एक ऐसी तहखाने वाली जेल में। इधर माँ बाप परेशान होते हैं और माँ बाप अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। स्थानीय सरकार से बातचीत करते हैं कि हमारा बेटा पाकिस्तान में फंस गया है, उसे बचाया जाए, उसे मिलने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। अम्मी इसकी हज करने के लिए जाती है और मक्का शरीफ में वहाँ जाने के बाद एक पाकिस्तान की पत्रकार होती है। उस पाकिस्तान की पत्रकार से जब मुलाकात होती है, जिसका लड़की जिस पाकिस्तान उसका नाम होता है जीनत शहज़ादी, और वो जब पाकिस्तान वापस आती है हज कर वहाँ जब देखती है कि एक लड़का इंडिया से अपनी मोहब्बत अपने प्यार से मिलने के लिए आया है, वो लगातार उसमें अखबारों में रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है, टेलीविज़न पे देना शुरू कर देती है। ये मुद्दा जब हाईलाइट होना शुरू हो जाता है तो पता चलता है एक दिन जीनत शहज़ादी ही गायब हो जाती है। उसका ही पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। लेकिन एक और महिला होती है जिसका नाम मानव अधिकार कार्यकर्ता होती है, रखशंदा नाज उनका नाम होता है, काफ़ी उम्रदराज होती हैं। फरवरी 2016 में पहली बार इस लड़के से मुलाकात होती है। लगभग 39 महीने एक तहखाने वाली जेल में रहने के बाद जब ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि इस पर कोई भी एजेंट होने की बात निशानी नहीं है, ये एजेंट नहीं है बल्कि एक लड़की से ही मिलने के लिए हिंदुस्तान से सीधा पाकिस्तान चला आया है, अफ़गानिस्तान के रास्ते होता हुआ। तब इसको जब चारों तरफ से उन्होंने जांच कर ली है और जांच करने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिलती, तब वहाँ की सरकार इसको, वहाँ का कोर्ट इसको 2015 में 3 साल की सज़ा सुनाता है और उस तहखाने से निकालकर पेशावर की जेल में बंद कर देता है। लेकिन इसके साथ मुसीबतें कम नहीं हो रही थी। लोकल के जो कैदी होते हैं वो मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन इसकी अम्मी फौजिया नाम की जो महिला हैं वो यहाँ से कोशिश कर रही थी, कोई सफलता नहीं मिल रही थी। चाहे विदेश मंत्रालय में चक्कर काटने की बात हो या फिर वहाँ महाराष्ट्र में चक्कर काटने की बात हो या किसी सरकार से गुहार लगाने की बात हो या फिर जो भी एक कोशिशें हो सकती थी एक माँ की, वो कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन इसकी माँ की मुलाकात होती है एक सीनियर पत्रकार जिसका नाम जतिन देसाई होता है, जो कि पाकिस्तानों की जेल के अंदर बंद बेकसूरों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, जो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद पाकिस्तानियों को निकलवाने की कोशिश करते हैं। वो बेकसूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फौजिया अंसारी ने जब जतिन देसाई से ये बातचीत की तो जतिन देसाई को ये कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आया। उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि कोई अपनी मोहब्बत के लिए, कोई अपने प्यार के लिए इतनी दूर तक जा सकता है। जतिन देसाई एक बार एक सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं राजदीप सरदेसाई से, उनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि एक लड़का कुछ इस तरह से हिंदुस्तान की सीमाओं को पार करता हुआ वहाँ चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है इस देश में, इस देश के पत्रकारों का डेलीगेट्स पाकिस्तान की ओर जाता है और जो पाकिस्तान की ओर गया था तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से। इमरान खान से जब राजदीप सरदेसाई का सवाल पूछने का नंबर आता है तो वो कोई आतंकवाद पर सवाल नहीं करते, कोई वैसी चीज़ों पर सवाल नहीं करते, बल्कि इस कहानी को सुनाते हैं। और इस कहानी को इमरान खान जब सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। महज 3 या 4 सप्ताह का समय लग रहा था और उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है तो वहाँ की सरकार एकदम
कह सकते हैं कि अलर्ट हो जाती है और इस हामिद अंसारी के बारे में जब पता निकालने की कोशिश की जा रही थी, ये तो पहले ही पता चल गया था कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई एजेंट नहीं है, ये कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए आया है। इधर हिंदुस्तान की यानी इंडिया की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी, विदेश मंत्री थी उन दोनों सुषमा स्वराज, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। और जब दो देशों के लोगों ने मिलकर कोशिश की तो 18 दिसंबर 2018 को हामिद अंसारी अब पाकिस्तान की सीमा से बाघा बॉर्डर होते हुए जैसे आते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी माँ से मिलना था, क्योंकि सबसे पहले उनके सामने उनकी माँ होती है। लेकिन माँ से मिलने से पहले वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और उस ज़मीन को यानी कि उस धरती माँ को अपने चूमने की कोशिश करते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि आज तुमने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, तुमने मुझे फिर से एक बार इतनी धरती पे यहाँ आने का मौका दिया है। वहाँ वो ज़िंदगी और मौत जिस तरह से जी रहा था, उसने आपने 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें तो सुनी होंगी, लेकिन इस लड़के की ज़िंदगी में 39 महीने की रातें थीं जो वाकई बेइंतहा परेशान करने वाली थीं, जहाँ ना खाने की, ना यहाँ ना पहनने की और ना ही अच्छा साफ़ सुथरा रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई च्वाइश ही नहीं थी। जब चूमता है उसके बाद अपनी माँ से मिलता है, माँ से मिलने के बाद रोता है, गिड़गिड़ाता है। यहाँ आने के बाद फिर पत्रकार इसकी कहानी को अपने टेलीविज़न पर, अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने लेके आते हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इतना पढ़ा लिखा लड़का आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस लड़की से वो बात कर रहा था वो लड़की थी भी या नहीं थी, उसका आज तक भी पता नहीं चल पाया है। क्या वो सचमुच कोई लड़की थी या नहीं थी? क्या वो अगर लड़की होती तो इस लगभग 6 साल कुछ महीने का समय लग जाता है उसको आज़ाद होने में, उसको छूटने में, उसको अपने घर वापस आने में। 6 साल कुछ महीने में उस लड़की ने कभी उससे मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। हालांकि ये भी बताया जाता है कि उस लड़की के घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती कहीं दूसरी के शादी कर दी थी। शादी भी की थी तो कम से कम उसको एक बार मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसकी बेगुनाही के कुछ सबूत देने चाहिए थे, बताना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े रहे होते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती भी होती है, प्यार भी होती है, शादी की बातें भी होती हैं, लेकिन सामने वाला कोई लड़की है, लड़का है, कोई है भी या नहीं भी है, इसका भी पता नहीं चल पाता है। और कई बार गलत फैसले हो जाते हैं और गलत फैसले से ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस लड़के से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या तुम मोहब्बत करना चाहोगे? तो वो कहता है कि मैं मोहब्बत अब कभी नहीं करूँगा। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता कि अब तो बिल्कुल नहीं करनी। यानी कि वो मोहब्बत के नाम से इतना ज़्यादा घबराता है। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के नाम से इतनी ना घबराएं। इसलिए सोच समझकर सोशल मीडिया पर प्यार करें, पता नहीं वो प्यार है भी या नहीं है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें सतनाम सिंह हैं दिल्ली से, सक्षम कुमार हैं, हर्षदीप कौर हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नरेंद्र सोलंकी हैं उन्नाव से, ओम अवस्थी हैं लखनऊ से, अनीता ठाकुर, अंकुर यादव, लखन सिंह, मदन राजपूत, विनय कुमार सारण से हैं, मीना यादव अमेठी से, मोहम्मद असलम, मुबीन खान फरीदाबाद से हैं, भैरू गुज्जर गेंदा से हैं, अकरम खान, शहरोज खान कायमगंज से हैं, सुफियान खान मेवात से हैं, मोहम्मद शाकिर अंसारी बिहार से, अमन कुमार जयपुर से, आशु कुमार मेवात से हैं, मोहम्मद यूसुफ कटिहार से, गौतम प्रजापति गाज़ियाबाद से, राजन मिश्रा बहराइच से, मोहम्मद नूर नज़र, अक्षय चोपड़ा सहारनपुर से, मोहम्मद असलम अंसारी झारखंड से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।